हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 दिसंबर 2018 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर इसमें सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ सर्च करिए देवेंद्र सर, या फिर आप मेरे फ़ोन नंबर से भी सर्च करके टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे के पूरे पीडीएफ्स ले सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। और चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने धाय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा था? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ऑप्शन ए है बाबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन है अकबर, या डी ऑप्शन जहांगीर। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते यदि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर दे, कहाँ से ये पूछ लिया गया था, इसमें उन्होंने एग्जामिनर ने देखिए दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, अजीज़ और दूध की नदी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करते समय थोड़ा ना अपने आप को काम एंड कंपोज रखा करिए एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे आप जाते हैं अपने आप को पैनिक मत होने दीजिए। यदि आप पैनिक कर गए तो ऐसे क्वेश्चन को आप यदि अंडरस्टैंडिंग से भी करना चाहे तब भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा क्वेश्चन करते समय ना थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिए और फोकस्ड रहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को काम एंड कंपोज रखिए। आसानी से ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन को असेसमेंट से करें तो कैसे होगा, देखिए ये जो चारों के चारों मुग़ल शासक हैं, इनकी हमने हिस्ट्री तो पढ़ी है। इनमें से केवल अकबर ही ऐसे हैं जिनकी आइडियोलॉजी जो थी ना वो बहुत अच्छी थी। वो अपने लोगों के साथ उनका रहना सहना बहुत अच्छा था। उन्होंने नया धर्म भी चलाया था। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना उनके दिल में काफ़ी उदारता देखी जाती है। अपने और अजीज, अजीज मतलब वर्ड बहुत यूज़ किया जिसे बहुत प्यार करते हैं वो, और उनके बीच दूध की नदी जिसे वो पार नहीं कर सकता। हम यदि इनको देखें, बाबर, हुमायूं और जहांगीर, इनसे अकबर का काफ़ी डिफरेंट था एटीट्यूड। तो उस हिसाब से यदि हम असेसमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, अकबर। तो अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। क्योंकि अकबर जो था वो क्या था कि मुग़ल वंश का महानतम शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था ना, उसका जन्म हुआ था अमरकोट में। अमरकोट पड़ता है सिंध में, थार ज़िले में। ये राणा 20 साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक है, इसका जन्म हुआ था। तो जन्म के 3 साल तक के अपने संरक्षण में रहा था। और कहते हैं कि इनका जो पालन पोषण था, इनको जो सारी ट्रेनिंग थी, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग, हथियारों की ट्रेनिंग सारी दी थी उन्होंने, वो उनका नाम था बैरम खान। तो बैरम खान के संरक्षण में ये रहा था। ठीक है, बैरम खान को अकबर ने एक खाने खान की उपाधि भी दे रखी थी। तो 14 फरवरी 1556 को इनका राज्य अभिषेक कलानौर, जो गुरदासपुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो अकबर ही एक ऐसा राजा था जिसने ये जो लाइन है ये कही थी, किसके बारे में कही थी? बैरम खान के बारे में। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है, जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कह के कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा, कि निम्नलिखित में से हमने पहचान करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए है बीकानेर का राजा राय सिंह और बादशाह अकबर, बी ऑप्शन है मेवाड़ का राणा राज सिंह और बादशाह औरंगजेब, सी ऑप्शन है जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर, और डी ऑप्शन है आमेर का राजा मिर्जा राजा जय सिंह और बादशाह जहांगीर। तो जब राजस्थान की रियासत के कुछ चारण जब राजा के पास गए ना, तो वो गए थे जोधपुर का राजा उदय सिंह के पास। ठीक है, यहाँ पर है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। और राजा उदय सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि ये काफ़ी भारी थे, इतने मोटे थे कि अपने घोड़े के ऊपर भी नहीं बैठ सकते थे और डरते थे भी कहीं घोड़ा नीचे बैठ ही ना जाए। तो इनकी जो इनके बारे में काफ़ी प्रचलित था। तो यही कारण था कि बादशाह अकबर और जोधपुर का राजा उदय सिंह के बीच में आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके कारण उसने इनके बारे में कहा था कि इनकी जो शिकायत लेके जो चारण गए थे उनको उसने अनदेखी कर दी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों और उनकी उपाधियों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, नहीं के ऊपर जरूर ध्यान रखना क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रवर सेन टू परम महेश्वर, ये बिल्कुल सही है। हर्ष परम सुगात, ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन सी है कुमारगुप्त परम भागवत, ये बिल्कुल सही है। और बुधगुप्त परम दैवत, ये भी बिल्कुल
सही है। ये परम सौगात की उपाधि किसको मिली थी? ये मिली थी राज्यवर्धन को, ठीक है, राज्यवर्धन, ये याद कर लेना। और हर्ष के बारे में आपको मैं बताऊं तो हर्ष को काफ़ी इम्पोर्टेंट राजा है ये हमारी हिस्ट्री में। तो 606 ईस्वी में, ये जो 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, ये आप याद रख लेना। और इनके जो जानकारी के स्रोत है हर्षवर्धन के, वो बाणभट्ट का हर्षचरित, ह्योंसांग की यात्रा के विवरण और जो इन्होंने स्वयं अपनी रचनाएं लिखी थी उनसे इनके बारे में ही पता चलता है। और हर्षवर्धन का दूसरा नाम पूछा जाता है, अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कई बार ऑप्शन में ही दे देते हैं, शिलादित्य, ये भी याद कर लेना, ठीक है। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अब बुक और नोटबुक को साथ में रखिए, जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं देता हूँ अक्सर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ये याद कर लेना। उनका जो दूसरा नाम था वो था शिलादित्य, ठीक है। और ये महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण भी इन्होंने प्रदान किया था। तो उसके बाद यही एक राजा था, इसने अपने जो दूत थे ना वो चाइना में भेजे थे 641 ईस्वी में, और कहा जाता है कि इनके राज्य दरबार में भी उनके जो दूत थे वो आए थे, ठीक है। और इन्होंने 2 सभाएं भी की थी, कहाँ पर की थी? वो की थी प्रयागराज में, ठीक, वो भी याद रखना। जो धार्मिक सभाएं होती हैं उनका इन्होंने मतलब आयोजन किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर्ष के बारे में, आप याद कर लेना, एग्ज़ाम में अक्सर उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष ने, कश्मीर का शासक था ना, उससे बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक ले आया था, ये हर्ष लेके आया था, ठीक है, ये भी याद रखना। शिव जी के उपासक थे। तो हर्षवर्धन एक साहित्यकार भी था, अच्छा, उसने उसकी जो रचनाएं हैं वो भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनकी एक तो थी प्रियदर्शिका, दूसरी रत्नावली, तीसरा था नागानंद। तीनों ये ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, और उसने, बाणभट्ट ने हर्षचरित, कदम्बरी और शुकना सोपदेश, 3 इम्पॉर्टेंट उसने रचनाएं की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट के द्वारा रचना की गई थी। एक तो हर्षचरित था, एक कदम्बरी, दूसरा था शुकना सोपदेश, ठीक है, इनकी रचना की थी। ये इतनी जानकारी आप जरूर याद रखना। 4th क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जदरूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते थे। वे उनके वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे, जिसे सूफीवाद के समान माना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जदरूप गोसाई से मिले थे? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है जहांगीर शाहजहां और अब्दुल रहीम खाने खाना, बी ऑप्शन है शाहजहां राजा बिट्ठल दास और सूरज सिंह राठौड़, और सी ऑप्शन है अकबर जहांगीर और मिर्ज़ा अजीज़ कोका, और डी ऑप्शन है अकबर शहजादा खुसरो और शहजादा खुर्रम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अकबर जहांगीर और मिर्ज़ा अजीज़ कोका। आपने अकबर और जहांगीर के बारे में तो पढ़ा होगा, ये मिर्ज़ा अजीज़ कोका कौन थे? इनके बारे में देखिए, जो अकबर की दाई थी ना जिली आंगा, उनका नाम था जिली आंगा, और अतगा खान के ये बेटे थे। तो अतगा खान जो थे वो अकबर के प्रधानमंत्री रहे थे भाई, ठीक है। वहीं मिर्ज़ा अजीज़ कोका वो जहांगीर के शासनकाल में गुजरात के गवर्नर थे। जो जहांगीर थे ना, उनके शासनकाल के समय में ये जो मिर्ज़ा अजीज़ कोका है ना, कहाँ के, गुजरात के गवर्नर थे, ठीक है। तो ये अपने लिए ना एक मकबरा बनवाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक 64 खम्बा निज़ामुद्दीन दिल्ली में एक 64 खम्बा, मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि समाधि है, इसका निर्माण इन्होंने 1623 और 1624 ईस्वी में शुरू करवाया था, ठीक है। 1623 से 1624 ईस्वी के बीच में इसने शुरू करवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 64 खंबा शुरू में एक हॉल हुआ करता था, बाद में इसको मकबरे का वर्गाकार शक्ल दे दी गई थी। तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि अकबर जहांगीर और मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये तीनों मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच में जाते थे। इन्होंने जो एक ब्राह्मण तपस्वी थे जदरूप गोसाई, उसके साथ चर्चा किया करते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 5th क्वेश्चन है, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? ऑप्शन ए है शतुद्री और आस्किनी, बी ऑप्शन है यमुना और शतुद्री, और सी है गंगा और जमुना, डी ऑप्शन है आस्किनी एवं वित्सता। तो शतुद्री होती है, शतुद्री का जो वैदिक नेम है ये है सतलुज, ठीक है, सतलुज। और आस्किनी कहते हैं चिनाब को, ये वैदिक नेम है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। चिनाब को, आस्किनी को चिनाब कहते हैं। आजकल का जो पुरातन नेम वो आस्किनी था, लेकिन वर्तमान नेम इसका चुनाव है। यमुना का नाम यमुना है, शतुद्री फिर यहाँ पर सतलुज,
और आस्कनी चिनाब और वित्सता, ये वित्सता का नाम आधुनिक नाम जो इसका नाम है झेलम। ठीक है, झेलम, ये याद कर लेना क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मिलान के लिए अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ना असेसमेंट से हो सकता था, जैसे यमुना और सतलुज। देखिए ये जो यमुना नदी है, यमुना निकलती है दिल्ली के पास में से, ठीक है, तो सतलुज नदी निकलती है पंजाब में से। तो इनके बीच में से जो जगह पड़ती है इन दोनों के बीच में, वहाँ पर जो ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त है उनमें इन नदियों के बीच में कहा गया कि सरस्वती नदी वहाँ से निकलती थी। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मे कहाँ का राजा, कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है एपाइरस, बी ऑप्शन मिस्र, सी है सीरिया, डी ऑप्शन है साइरीन। अशोक का जो 13वां शिलालेख है ना, उसमें ये उसने मेंशन किया हुआ है, वहाँ से ज्ञात होता है कि अशोक के जो यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखकों और उनकी रचना का युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो हसन निज़ामी तरीक़े शाही, ये तरीक़े शाही हसन निज़ामी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये बिल्कुल यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है फतवा जहांदारी, और मिनाज सिराज की रचना है तबक़ात नासरी, और अमीर खुसरो ने रचना की थी हशद बिशद की, ये भी बिल्कुल सही है। तो तारीख़ शाही ये किसकी रचना है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना चाहिए। और ये लिखी थी अहमद यादगार नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, ये याद रख लेना, अहमद यादगार ये नाम का व्यक्ति था जिसने लिखी थी तारीख़ शाही। ये मध्यकाल में लिखी हुई पुस्तक है, पहलोल लोदी से लेकर के हेमू तक का पूरा विवरण दे रखा है। तो ये याद कर लेना, अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई ये बुक है तारीख़ शाही। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 8th क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? ऑप्शन ए है लिंगायत, बी ऑप्शन है पशुपत, सी है प्रत्यभिज्ञा, या डी ऑप्शन है कपालिक। तो ये अभिनव गुप्त जो थे ना, ये कश्मीर के काफ़ी बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहूँगा कि संस्कृत के विद्वान थे ये। तो ये शैव दर्शन के आचार्य भी इनको माना जाता है। और ये जो संप्रदाय था इनके साथ इनका जो संबंध था ये था प्रत्यभिज्ञा थे, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर काफ़ी काम किया था, इस संप्रदाय को इन्होंने चलाया था। एक संप्रदाय और था जिसका नाम था त्रिक, ये भी याद रख लेना, त्रिक नाम का एक संप्रदाय। ये दोनों संप्रदाय का संरक्षण जो है इनको ही प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर इसका। 9th क्वेश्चन है, इस भाषा ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति नहीं पहुँचाने, और यदि कोई व्यापारी दुर्घटना में बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया था। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा था। इस शासक को पहचानना है हमने। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है शाहजहां, बी ऑप्शन है अकबर, और सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता लग ही गया होगा कौन सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन डी है ना शेरशाह, वैसे तो अकबर ने भी बहुत काम किए हैं, लेकिन जो काम करने का जो व्यापार था उसके बारे में ज़्यादा करके शेरशाह को ही माना जाता है, क्योंकि शेरशाह को व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, ना कि व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में, ठीक है। तो शेरशाह को यह भी माना जाता है, जैसे अकबर ने बहुत काम किए ना, तो अकबर से पूर्वगामी पहले शेरशाह ने एक नींव रखी थी पूरे व्यापार को चलाने में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये शेरशाह के द्वारा दी गई। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। वतन जगीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमने बिल्कुल सही देखना है, तो सीधा स्टेटमेंट पढ़ते चलते हैं। ऑप्शन 1 है, यह स्थायी और वंशागणित भू अनुदान होता था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त किया जा सकता था, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जगीर का सूजन किया जा सकता था, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वतन जगीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार बनवाया था, नालंदा में, सारनाथ में, बोध गया में, या फिर श्रावस्ती में। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे। तो गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रदेव, ठीक है। तो उनकी राजधानी थी वाराणसी, जिसे अब काशी कहते हैं, ठीक।
तो गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का माना जाता है कि योग्य और शक्तिशाली शासक था, ठीक है। तो इसने कुछ सिक्के चलाए थे जिस पे ना मतलब कि उन सिक्कों पे बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति जो उसने उत्कीर्ण की हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोविंद चंद्र की एक पत्नी जो थी ना, उनका नाम था कुमार देवी। तो उसके शासनकाल में, ये जो क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो उसी के शासनकाल में उसने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। वो करवाया था उसने सारनाथ में। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 12th क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा उसका कारण आर है। तो वक्तव्यों को हमने पढ़ना है और नीचे उनका सही उत्तर का चयन करना है। कथन क्या है, देखिए कथन देखते हैं पहले। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। भाई बिल्कुल, गौतम बुद्ध तो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, सही है। और कारण है, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया था। अभी यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है, वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। दोनों ही सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक मतलब व्याख्या नहीं करती हैं। हम जब इनको दोनों को जोड़कर देखें ना, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे क्योंकि उन्होंने शाश्वत आत्मा को अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो ये मतलब जस्टिफाई नहीं करती दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 13th क्वेश्चन है, बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोबिंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया था? पाइंदा खान, फिदाई खान, शाइस्ता खान या फिर मरहमद खान? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो हरगोबिंद साहब थे उन्होंने एक तो ब्यास नदी के पास में एक शहर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था श्री हरगोबिंदपुर। तो इनका जो मुग़लों के साथ सिखों का आपस में झगड़ा रहता था और सिखों की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था पाइंदा खान ने। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 14th क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कूटकी में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में कलाकार हैं, सूची 2 में उपाधियाँ दे रखी हैं उनको जो मिली हुई थी, तो सीधा मिलान करते हैं। तो अब्दुल समद को मिली थी नाज़र उज जमा, नहीं, अब्दुल समद की जो उपाधि थी वो थे शरीन कलम की। तो अब्दुल हसन को मिली थी नादिरुल जमा की उपाधि। और कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, इनको मिली थी जरीन कलम की उपाधि। और उस्ताद मंसूर, इनको मिल रखी थी नादिर उल असर। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2। 15th क्वेश्चन है, उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थ यात्रियों के दिनों तथा सफ़र के महीने में अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे बैठने की यहाँ जगह पाना कठिन होता था, बहुत रश हो जाता था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण रहा करता था। इन दावतों पर एक टंका या अधिक खर्च होता था। शेख नसरुद्दीन चिराग, ये जो राइटर हैं शेख नसरुद्दीन चिराग, किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए है बलबन, बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक या फिर डी अलाउद्दीन खलजी। तो ये जो शेख नसरुद्दीन चिराग हैं ये बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में। तो उस समय उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलकालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? ऑप्शन ए है आदम खान का मकबरा, बी है हसन खान का मकबरा, सी ऑप्शन है शेर शाह का मकबरा या फिर डी ऑप्शन है ईसा खां का मकबरा। तो ये जो तुगलकालीन ढलावदार दीवार की तकनीक का प्रयोग किया था, ये किया था ईसा खान के मकबरे पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। एक ऊँट एक पैसे डांग में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपर्युक्त कथन में से जियाउद्दीन बनी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खलजी, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक या डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर ये जो जियाउद्दीन बर्नी है काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं मुगल्स काल के। तो इनकी थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं पहले। तो ये जो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था 1285 ईस्वी में, ठीक है। कहा जाता है कि 46 विद्वानों से इसने शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। कितना बड़ा विद्वान होगा भाई ये, इसने तो रचनाएं करनी थी। इनकी दो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। एक तो है जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा में लिखी थी एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है। ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और एक फ़तवा है जहांदारी। ये दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। एक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, दूसरी है फ़तवा जहांदारी। इनके राइटर कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये लिखी है स्टेटमेंट।
किस में लिखी है ये स्टेटमेंट? तारीख़ फ़िरोज़शाही में। तो उसने अलाउद्दीन की बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर। ठीक है, मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, और शेयर भी कर दिया करो ताकि दूसरे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट है, जो यूजीसी नेट की हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ हर क्वेश्चन के ऊपर, तब तक मैं आंसर नहीं लेके आता हूँ जब तक उसका मुझे पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि ये आंसर इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। 18th क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए या दूसरे का कारण आर कहा गया है। वक्तव्यों को पढ़ना है और हमने सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए, चंगेज़ खान के परिवार का अर्धदैवी मूल्य और उसकी सफलता तथा जीवन वृत्ति ने उसके खानदान को प्रेरणा तथा रौब की वस्तु बना दिया था और उसने 16वीं सदी तक अपने परिवार की संप्रभुता अनुसरण बनाए रखी। ये तो हो गया उसका कथन। कारण क्या कहता है भाई? चंगेज़ खान वंश का सम्मोहन ऐसा था कि तैमूर ने भी चंगेज़ खान को वंशज के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना उपयुक्त समझा और अमीर या फिर बेग की विनिमय उपाधि से ही संतुष्ट रहा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन तो ध्यान से पढ़ें। तो जो मंगोल थे इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। जो मंगोल चाइना के उत्तर में, जब हम चाइना को क्रॉस करते हैं ना, जो चाइना का पूरा नक्शा आप देखेंगे तो उसके उत्तर में जाएंगे, उसको क्रॉस करने के बाद वहाँ पर पड़ता है गोबी रेगिस्तान। उस रेगिस्तान का नाम है गोबी रेगिस्तान, ये ज़रूर याद रख लेना क्योंकि ये वहाँ के निवासी थे। और इनका ये घूमने फिरने वाली कहा जाता है कि सभ्य जाति नहीं थी, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे ये। उनका जो मुख्य पेशा था घोड़ों और पशुओं का पालन पोलन करना, यही रहता था। और छोटे छोटे कबीलों में बंटे हुए लोग थे ये। उनमें एक कबीले में पैदा हुआ था 1163 ईस्वी में। 1163 ईस्वी में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था तैमूचिन। आप ये याद रख लेना, कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में। तैमूचिन इसका नाम था। इसका नाम चंगेज़ खान था। ठीक है, इसका पहला नाम ये था तैमूचिन उर्फ चंगेज़ खान। तो यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। तो ये काफ़ी कहते हैं ना इम्पोर्टेंट था। इन्होंने मुंगेलों को काफ़ी आगे लेके गया था। चंगेज़ खान के परिवार का अर्धदैवी मूल्य, और ये दोनों ऑप्शन कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कुहार का पुत्र था? देखिए, सारे चित्रकार अकबर के ही कार्यकाल के थे। ऑप्शन ए है दसवंत, बी है सरवन, सी ऑप्शन है बसावन और डी ऑप्शन है मीर सैयद अली। तो अकबर जो था ना, मैं अकबर के बारे में आपको बताऊं कि वो चित्रकला, उसने काफ़ी श्रेय दे रखा था चित्रकला को, और उसने एक अलग डिपार्टमेंट भी खोल रखा था चित्रकला के लिए। तो उस डिपार्टमेंट का उसने हेड बना रखा था अब्दुल समद को। ठीक है, अब्दुल समद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर चित्रकार थे उसके दरबार के। तो उसको उसने हेड बना रखा था, अपना जो डिपार्टमेंट था चित्रकला का उसका। एक तो मीर सैयद अली थे, एक मीर सैयद अली ये थे, बिल्कुल थे उसके। और दूसरा था अब्दुल समद जो उसने डिपार्टमेंट हेड बना रखे थे। मिसिकन नाम का एक चित्रकार था जो यूरोपियन शैली का चित्रकार था। और फारूक बेग बसावन नाम का एक, ये जो थी ना ऑप्शन सी में, ये जो चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये व्यंग चित्रकार थे, जो व्यंग्यात्मक चित्रकला बनाते थे ये वाले। ठीक है, एक तो थे फारूक बेग बासवान, ये हो गए। ठीक है, और दसवंत थे जो हिंदुओं के अग्रणी थे। और कहा जाता है कि मुग़ल काल में जो दसवंत एक प्रमुख चित्रकार था, और यही एक तो थे ना, एक कुहार के बेटे माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है और याद करते रहना है। 20वां क्वेश्चन है, प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन ए है गुफा नंबर 1 और 2 में, गुफा संख्या नंबर 19 में, सी ऑप्शन है गुफा संख्या नंबर 16 और 17 में, या डी ऑप्शन है गुफा नंबर 9 में। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसमें। जब जब तक आपके पास इसकी पूरी नॉलेज नहीं है आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ये तो आपको पता होगा। तो टोटल 29 गुफाओं को काटकर बौद्ध स्मारक गुफाएं यहाँ पर बनाई गई थी। ये थी 2nd BC की। ठीक है, जो 2nd BC एरिया था ना, दूसरी शताब्दी जो ईसा पूर्व की थी। तो यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे चित्र और शिल्पकारी, बहुत सारे नमूने मिलते हैं। तो केवल गुफा यानी 7 गुफाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ चित्र अवशिष्ट मिलते हैं, जैसे गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17 और 19। इनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र मिलते हैं।
तो इनमें 16 और 17 और 19 ये तीन, ये याद रख लेना, 16, 17 और 19 ये गुप्ता पीरियड की ये गुफाएं हैं, ठीक है, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। अजंता की गुफा नंबर 9 और 10, ये याद रखना, 9 और 10 ये दो ऐसी हैं, ये सबसे पुरानी हैं, वाकाटक काल की हैं, ये वाकाटक काल की हैं, ठीक है, ये याद कर लेना 9 और 10। और उसके बाद जो गुफा नंबर 1 और 2 है ये पुलकेशिन द्वितीय के समय की हैं। ये जो 1 और 2 है ना, ये पुलकेशिन द्वितीय के समय की हैं, ठीक है, ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन चेंज होते हैं इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, बार बार बनेगा, ठीक है। तो एक गुफा है जिसमें बहुत सारी, 16वीं गुफा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। 16 गुफा नंबर जो 16 है उसमें एक मर रही राजकुमारी का चित्र बना हुआ है, तो ये गुफा नंबर 16 में है, कई बार एग्जाम में आता है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो 17वीं गुफा है, चित्रों की चित्रशाला कहा गया है वहाँ पर 17वीं गुफा को, तो ये अलग से एक पॉइंट बनता है, तो ये भी याद कर लेना। यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए चित्रकला कहाँ उपलब्ध है, जो प्राचीनतम है, तो प्राचीनतम जो है वाकाटक काल की है, 9 और 10 में, यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप रिपीट करके आप समझिए, तब आपको याद होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं। ऑप्शन 1 है आदमगढ़, 2 ऑप्शन है भीमबेटका, 3 ऑप्शन है महादहा और 4 ऑप्शन है सराय नाहर राय से। सो मध्य पाषाणिक माना जाता है, हमें पता है कि मध्य पाषाण काल से ही हमें अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा लंबाई वाले कहाँ पर हमें मिले हैं, ये ज़्यादा जो लंबाई वाले मिले हैं वे मिले हैं महादहा और सरायनार राय से, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 3 और 4। 22 क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन है दूसरे को कारण, वक्तव्यों को पढ़ना है, नीचे कूट दे उत्तर चयन करना है हमने। कथन है, नाना देशी व्यापारिक संघ ने दावा किया कि उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया था। तो जो नाना देशी व्यापारिक संघ थे उन्होंने ये दावा किया था, बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। तो कारण क्या है, सुमात्रा में लोबुतुवा से प्राप्त 11वीं शताब्दी के एक खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है। तो ये जो सुमात्रा का लेबुतुवा से प्राप्त 11वीं शताब्दी का एक अभिलेख है ना, तो इनमें से इसका उल्लेख भी मिलता है। यहाँ पर दोनों कथन जो है ना सही हैं। तो अब देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग इसमें एक बिकॉज लगा के इसको आप पढ़िए, जैसे हम क्योंकि लगाते हैं ना, क्योंकि लगाएंगे यदि हम इसमें, तो उससे हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो ये देखना है, नाना देशी व्यापारिक संघ ने दावा किया कि उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया, क्योंकि ये क्योंकि लगा ना, तो सुमात्रा के लोबुतुवा से प्राप्त 11वीं शताब्दी के एक खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख मिलता है, यदि हम इसको आगे लेकर इसको लगाएं तब भी इसका जो जस्टिफिकेशन है बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो काफ़ी डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा इसको। तो ऑप्शन ए है पत्तल, बी है शिवी, सी है शौभूति या डी ऑप्शन है शूद्रक। जो सिकंदर था वो फिलिप्स का पुत्र था, ठीक है, तो ये मकदूनिया का निवासी था। तो 327 ईस्वी में ये भारत में इसने आक्रमण किया था, 327 BC में, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा से अंदर आया था भारत में, ठीक। तो इसने जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय टोटल 28 शक्तियाँ थी, जैसे 28 छोटी छोटी शक्तियाँ थी जो आपस में अलग अलग जगह पर रहती थी, वो अपना अपना शासन करती थी। जैसे कि एक तो थी सौभूति जो झेलम के एरिया में रहते थे, सौभूति नाम का एक सोफाइटस जिसे कहते हैं ना, तो झेलम तटवर्ती का एक राजतंत्र था ये, ठीक है। दूसरा था शूद्रक जो ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ एक गणराज्य था, ठीक है। और तीसरा था पत्तल जिसे पाटल भी कहा जाता था, तो ये था राजतंत्र, सिंधु नदी के डेल्टा में बसा हुआ था। तो डेल्टा आप समझते हैं ना, तो पाटल की राजधानी, इसकी जो राजधानी थी वो पाटल थी। तो यहाँ पर हो जाएगा पत्तल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण। वक्तव्यों को पढ़ना है और नीचे दे कूट का सही आंसर देना है। मानुकी कहता है ऑप्शन, मतलब कथन कहता है, कथन पढ़ते हैं पहले।
तो सूरत में पोतारोहण के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों व फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ तक कि इटली के सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। तो कारण कहता है, यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापार देश में कुल व्यापार का एक अंश मात्र था, इसका अर्थ कृषि से निकाले गए संसाधनों के एक हिस्से को घरेलू और विदेशी व्यापार में विभजित करना था। तो मानुकी कहते हैं, मानुकी की जो स्टेटमेंट है, सूरत में पोतारोहण के लिए पहुंचने पर आपको काफ़ी धन मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन कथन है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इसको यदि पढ़ेंगे इसमें जो ऐसा होता ही नहीं था। तो ये स्टेटमेंट जो है, कथन जो है, गलत है। कारण इसका बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ए गलत है परंतु आर सही है। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में उल्लेखित दक्षिण पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है प्रतिष्ठान एवं तगर, बी है अमरावती एवं नागा अर्जुन कोंड, और सी ऑप्शन है नासिक एवं जूनर, और डी ऑप्शन है कल्याण और कनेही। तो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी एक बुक है, और इसमें अंतर्देशीय बाज़ारों के प्रतिनिधित्व किसने किया था भाई, ये हमने बताना है। ठीक है, जो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी है, इसमें सातवाहन वंशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व से लेकर के वो 37 ईस्वी पूर्व के आसपास, ये तो आपको पता ही होगा। 60 ईस्वी पूर्व से लेकर 37 ईस्वी BC में, तो इसने इसकी की थी सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने। और सातवाहन वंशों के बारे में ना पुराणों में आंध्र मृत्यु भी कहा जाता है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आंध्र मृत्यु, ये जरूर याद कर लेना। और ये किसी न किसी रूप में लगभग 4 शताब्दियों तक, लगभग 400 साल इन्होंने अपना राज किया उस एरिया में। सातवाहन वंश कहा जाता है दक्षिण के जितने वंशज हुए इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो सातवाहनों का ही था। ठीक है, ये तो आप याद कर लेना। और प्रतिष्ठान, ये जो प्रतिष्ठान है, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी सातवाहनों की। ठीक है, इनका ही एक शहर था तगर। तो ये जो व्यापार का जो मेन केंद्र था, जो इंटर स्टेट होता था, इंटर देश के अंदर अंदर जो काम करते थे, ये दोनों इनकी व्यापारिक मंडियाँ होती थी बड़ी बड़ी, ये वाली प्रतिष्ठान और तगर में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 26 क्वेश्चन है, शेख बायजीद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर फिर से नहीं फोकस करना, ध्यान रखना। ऑप्शन ए है बिस्तामिया। ये जो बिस्तामिया ये जो थे, ये तुर्की के थे, बिल्कुल सही है। इश्किया मध्य एशिया के और ईरान के थे, ये भी बिल्कुल सही है। और शतारिया ये भारत के हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और नूर बख्शिया ये मिस्र के, ये गलत है, ये मिस्र के नहीं है। ये नूर बख्शिया जो थे ये ईरान के थे। तो कहा जाता है कि इनको जो नूर बख्शिया इस्लाम सूफ़ी परंपरा के हैं, इस्लाम न्याय शास्त्र इनका स्कूल है। तो ये जो मुस्लिम एकता के ऊपर ही ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो इनका नाम 15वीं शताब्दी के ईरानी फ़कीर मोहम्मद नूर बख्श कैस्तानी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये याद कर लेना, मोहम्मद नूर बख्श कैस्तानी के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? पूर्व गुप्तकालीन दक्षिण पथ के शासक हैं और उनके जो राज्य हैं दे रखे हैं। ऑप्शन ए है नील राज, आवमुक्त के राजा थे, ये बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है वो देखना है। तो हस्तिवर्मन ऑप्शन बी में वेंगी के राजा थे, बिल्कुल सही है। और दमन एंड्रबल के राजा थे, ये भी बिल्कुल सही है। मंटराज पल्लव के राजा नहीं थे, यही ऑप्शन इसमें गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कवि ने अपने आप को कलिकल वाल्मीकि कहा है? ठीक है, राजशेखर, संध्याकर नंदी, कालिदास और भाभूति, इनमें से किसने कहा है? तो संध्याकर नंदी ही एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपने आप को कलिकल वाल्मीकि कहा है। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है रामपाल चरित, यह याद कर लेना, रामपाल चरित। ठीक है, तो रामपाल चरित में उन्होंने रामपाल के शासनकाल में हुए विद्रोह का वर्णन किया है। ठीक है, तो रामपाल जो थे, एक्चुअली क्या है कि पाल वंश की स्थापना जो बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो 750 ईस्वी से 770 ईस्वी के बीच में तो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं गोपाल, उन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। तो गोपाल ने ही अदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था,
और इस वंश का अंतिम शासक रामपाल को माना जाता है। तो रामपाल के बारे में जब इन्होंने लिखा, संध्याकर नंदी ने एक बुक लिखी, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। उस समय ही इन्होंने अपने आप को कलिकल वाल्मीकि कहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, संध्याकर नंदी। 1121 के एक अभिलेख में एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है। यहाँ चरक संहिता और बाघ भट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह विद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नालंदा, बी है तिरुवडत्तुरई, सी ऑप्शन है वल्लभी, या डी ऑप्शन है वाराणसी। तो ये जो 1121 के एक अभिलेख में से पता चलता है ना, आयुर्वेदिक विद्यालय जो था वो था तिरुवडुतुरई में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? मुष्कटिक, मुद्रा राक्षस, मालव्य का अग्निमित्र, या फिर रत्नावली? तो ये वाली झांकी जो भारतीय न्यायालय की झांकी मिलती है, ये ऑप्शन मिलती है ऑप्शन ए मुष्कटिक्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 31वां क्वेश्चन है, महाजल पलावन की कथा जिसमें दैवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ए है शतपथ ब्राह्मण, बी ऋग्वेद, सी ऐतरेय ब्राह्मण, या डी ऑप्शन है वायस्नेयी संहिता में। तो इसका आंसर देने से पहले ना मैं आपको थोड़ा यजुर्वेद के बारे में बताता हूँ। तो यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, ये तो आपको पता ही है। तो बहुत सारे यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियाँ का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। एक तो ये आप याद रख लेना। और यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ये याद कर लेना, शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। तो ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। ये तो आपने याद रखना, सबसे प्राचीन और बड़ा भी है, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में ही जल पलावन और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसके बारे में वर्णन किया है। तो शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। यह भी याद कर लेना, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा शतपथ ब्राह्मण की रचना की गई है। यहाँ पर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, वीडियो लाइक कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, मेरा और दिल करता है आपको मैं अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होते जाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दे कूट का सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में राजस्व शब्द हैं और उनके आधुनिक अर्थ हैं, हमने ये मिलाना है। अखल होती है बंजर भूमि, यहाँ पर सीधा ऑप्शन 4 के साथ मिलाते हैं हम सबसे पहले इसको। तो अखल होती है बंजर भूमि। बूद और नाबूद, बूद और नाबूद कहा जाता है भैया, ये कहा जाता है कृषित और अकृषित भूमि को। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी का एक के साथ सम्मिलित सही, ठीक है। इदरा रात, इदरा रात होता है भैया, मेरा ख्याल है इदरा रात होना चाहिए कर मुक्त भूमि अनुदानों से विभिन्न विभिषा वजीफा, ये वाला ऑप्शन 2 के साथ। तो इमलाक, इमलाक राजा से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित कर मुक्त भूमि होती थी भाई, ये तो यहाँ पर 3 के साथ मिलान हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 2 और 3 सही आंसर इसका। 33rd क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, इनमें से एक कथन ए दूसरे का कारण आर कहा गया है। इनको हमने पढ़ना है नीचे दिए गए कथनों को, उसके बाद आंसर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 14वीं सदी का मध्य प्रादीप्य में माबार और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी है। तो आर क्या है? मोहम्मद तुगलक अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया था और उसने अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी थी। अभी कथन देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान से थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध जो राजनीतिक उथल पुथल हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हो गए थे। उनका जो परिणाम ये निकला था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। एक तो ये याद कर लेना। और उसी समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी किसने की थी? जफर खान ने। ये याद कर लेना आप, जफर खान ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करने के बाद उसने बहमनी मतलब उसके नाम पर लगा था। कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कारण बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। और कारण, मोहम्मद तुगलक अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया था और उसने अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी थी। देखिए भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अंतिम वर्षों में उसने काफ़ी सारे अभियान किए थे। एक तो उसने 1330 ईस्वी में खुरासान का अभियान किया था, ठीक है। तो दूसरा कराचिल का सैनिक अभियान किया था 1332 ईस्वी में।
ठीक है। और दोआब में जाकर के उसने 1325 ईस्वी के आसपास दोआब में उसने कर वृद्धि कर दी थी, ठीक है। तो जब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था, नरम नहीं हुआ था, बहुत अग्रेसिव हो गया था, तो कर वृद्धि शुरू शुरू में उसने लगभग माना जाता है कि 50% तक बढ़ा दी थी, खेती की उपज का 50% कर दी थी। तो इसके बारे में काफ़ी राइटर्स ने लिखा, जैसे बर्नी कहते हैं, तो बर्नी ने लिखा कि 10 से 20 गुना बढ़ा दी गई थी। और फ्रिश्ता के द्वारा इसकी स्टेटमेंट है कि 3 से 4 गुना तक अधिक कर दी थी। तो इस प्रकार ये जो कारण है ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है, चित्रकला की कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे। देखिए, शैलियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चित्रकला की जितनी भी मुगल शासक की शैलियों के ऊपर क्वेश्चंस हैं, आप उनको एक को अलग नोटबुक पे लिख लीजिए, उनको सारे को एक बार बार रिवाइज करिए, फिर आप इजी से ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अक्सर हर एग्ज़ाम में, हर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि कम से कम एक आध क्वेश्चन तो इसका आता ही आता है। तो कृष्ण राधा की शैली, जो कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय थे, वो हमने देखना है इस क्वेश्चन में। तो शिव पार्वती, नायिका भेद और संयोग वियोग। देखिए, जो चित्रकला की शैली है ना, ये पहाड़ी चित्रकला शैली जो होती थी, जो 17वीं और 19वीं शताब्दी में जो चली थी ज़्यादा करके, ठीक है। तो ये माना जाता है कि 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में ये जो मुग़ल चित्रकला थी, उन्हीं के बीच में से निकली हुई चित्रकला माना जाता है। तो इनको राजपूत शासकों का संरक्षण प्राप्त था। एक बात तो ये आप याद कर लेना। तो जो कांगड़ा शैली है, ये इसमें कृष्ण राधा, शिव पार्वती, नायिका भेद और संयोग वियोग, चारों मुख्य विषय थे इसके। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापकों और प्रमुख नगरों का युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर फिर से ध्यान देना, नहीं है, हमने देखना है कौन सा नहीं है। सो ललितादित्य चे परिहासपुर, ये तो प्रमुख नगरों में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। और महेंद्रपाल चे महोदय, ये गलत है, ठीक है। अवंती वर्मन अवंतीपुर के साथ सम्मिलित हैं और अमोघ वर्ष मान्यखेड़ के हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रपाल जो महोदय के संस्थापकों में से नहीं है। सो अगला क्वेश्चन है, श्रावस्ती में मखली गोशाल अधिकांश हलाला की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को थोड़ा सा यदि आपको आइडिया होगा तो मखली गोशाल के बारे में यदि आपने थोड़ा सा पढ़ा है तब आप इसको आसानी से कर सकते थे। तो मखली गोशाल 6ठी सदी के प्रमुख आजीविक दार्शनिक हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। और नास्तिक परंपरा के सबसे लोकप्रिय आजीविक संप्रदाय के संस्थापक इसे माना जाता है, ठीक है। तो इस संप्रदाय के अनुसार संसार की हर एक वस्तु जो है भाग्य के द्वारा पूर्ण नियंत्रित संचालित होती है। तो मनुष्य का जीवन पर ये कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये मानते हैं, ठीक है ना। महावीर के समान ईश्वर की सत्ता में महावीर जो थे वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ का अलग अलग तत्व मानते थे, ठीक है वो। तो और महावीर और बुद्ध के समकालीन थे ये मखली गोशाल, ठीक है। और गोशाल का अपना संप्रदाय का प्रचार प्रसार जो श्रावस्ती में रहकर ही ज़्यादा किया करते थे, जो श्रावस्ती जगह है ना, वहाँ से अपने पूरा का प्रचार प्रसार किया करते थे, ठीक। और अपने निवास के लिए वो हलाल नामक एक महिला की कार्यशाला में ठहरते थे। और जो महिला थी वो कुम्हार जाति से संबंधित थी। जहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 37वां क्वेश्चन है, परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के रहने वाले थे? हमने ये बताना है कहाँ के, वाराणसी के थे, कांची के, नालंदा के या फिर उज्जैन के। तो जो परमार्थ जो थे ये, जैसे ना भारतीय भिक्षु जो होते हैं ना, भारतीय मूल के भिक्षु, उनको अक्सर चीन की यात्राओं पर भेजा जाता था, ठीक है। तो उनमें जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, एक तो थे कुमारजीव, ये 5वीं शताब्दी में गए थे, ठीक है, कुमारजीव, आप नाम नोट कर लेना। और दूसरे थे परमार्थ, वो भी 6ठी शताब्दी में गए थे। और एक बोधि धर्म थे, ये भी 6ठी शताब्दी में गए थे। उनमें से सबसे इनको महत्वपूर्ण मानते, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये 3-4 जो है ना, जो नाम आपको बताए। एक तो है कुमारजीव, ये 5th सेंचुरी में गए, परमार्थ और बोधि धर्म ये 6ठी सेंचुरी में गए। और जो परमार्थ जो थे ना, ये उज्जैन के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने जब ये वहाँ पर चले गए तो वहाँ 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। ये लगभग वहाँ पर 23 साल रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में तो ये मेंशन किया लगभग 20 साल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय बुक्स में हम जब पढ़ेंगे तो 23 साल कई जगह पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? उज्जैन के। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर इसका।
38 क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने जब करोड़ी आमिल राजस्व संग्रहकर्ता और आमीन कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया तो शाहजहाँ के काल में करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए है यह 2% से कम करके 1% किया गया था, या फिर 5% से कम करके 2.5% किया गया, या फिर 7.5% से 5%, और या फिर 8% से कम करके 5% कर दिया गया था। ऑप्शन डी में ये पूछा गया। तो हमने देखना सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि पहले जो होता था कि करोड़ी और आमिल का जो जो डिपार्टमेंट था इकट्ठा होता था। जो करोड़ी कहते हैं जिसे आमिल कहते हैं, ये टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आमीन होता है ये टैक्स निर्धारित करता है अभी कितने प्रतिशत टैक्स लगाना चाहिए। तो इनको जब उसने अलग अलग कर दिया दोनों डिपार्टमेंट को, तो जो कर निर्धारित करने वाला था, जैसे जो राजस्व संग्रह करता था, इसका बाद में उसने कितने प्रतिशत कम कर दिया था। उसने उसकी जो कहते हैं ना तनख्वाह कितनी लगाई थी, तनख्वाह तो पहले लगी हुई थी, बाद में उसने कम कर दी थी। ये हमने इस क्वेश्चन में इसका आंसर बताना है। तो ये कर दी थी 8% से कम करके 5%। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो शाहजहाँ, जिसे खुर्रम भी हम कहते हैं ना, उसका नाम खुर्रम था। तो उसका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 ईस्वी को, ठीक है। तो शाहजहाँ का विवाह किसके साथ हुआ था? आसिफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम, उसका नाम था अंजुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल भी कहा जाता है। उसी के नाम पे बाद में उसने क्या कुछ बना डाला आपको पता ही है। तो यहाँ पर लगभग 1628 ईस्वी में वो अपनी उसने जो राज्याभिषेक हुआ था उसके पद पर बैठा था, ठीक है। तो यहाँ उसने जब काम किया, काफ़ी ज़्यादा काम किया, उससे कहा जाता है कि जो शाहजहाँ था ना, उसका जो इरा था, टाइम पीरियड था, तो इतनी सारी बिल्डिंग बनाई थी जिसके कारण उसे कहा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाए। ये कह लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो ये था उसकी स्थापत्य कला के नमूने। और यहाँ पर 8% से कम करे उसने 5% कर दिया था। यही है इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, इनमें से एक को कथन ए, दूसरे को दूसरे का कारण कहा गया है। वक्तव्य को पढ़ना है और नीचे दे कूट का प्रयोग करके हमने सही उत्तर ढूंढना है भाई। कथन ए है, कलचुरी राजा गंग देव की विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्धि थी, ठीक है। कारण क्या कहता है कि उसने लक्ष्मी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। जो कलचुरी वंश है उसकी स्थापना की थी कोकल वन ने, ठीक है। ये तो याद कर लेना, क्या नाम है? कोकल वन, 845 ईस्वी में। तो ये जो कलचरी राजा गंगदेव था ये बहुत प्रतापी राजा था उसका, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण राजा मानूंगा कि कलचरी वंश का सबसे ज़्यादा सिक्के भी इसी ने चलाए थे। तो सोने के सिक्के जो इसने देखा कि जो राजपूत राजा हैं वो भी चला रहे हैं तो मैं भी चलाता हूँ। इसने बहुत सारी उपाधियाँ भी धारण कर रखी थी, जैसे महाधिराज, विक्रमादित्य, महामंडलेश्वर जैसी उपाधियाँ इनकी मतलब उदाहरण कर रखी थी। ये तो बिल्कुल सही है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि थी इसकी। और उसने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन भैया यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करती हैं, ठीक है। आप यदि इन दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन है। ईरान से आया रफ़ीउद्दीन शिराजी लिखता है, ये राइटर हैं भाई रफ़ीउद्दीन शिराजी। मैं आगरा में, यानी कि वो आगरा में खड़े थे, भीड़ के बीच तंबू में बने एक घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज़ गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे, ठीक है। तो राइटर कहता है कि मैं समझा कि राजा आ गया है। अभी मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका हुआ था। मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है वो राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया उसका। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि भी दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज़्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों और अजनबियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में शिराजी ने यह लिखा है? मैंने आपको इस क्वेश्चन में पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन पेपर का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा काम एक ही राजा कर सकता है भाई, वो थे अकबर, ठीक है। उनके बारे में ही कहा जाता है, उनके बारे में हमने पढ़ा है कि वो काफ़ी अच्छे राजा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो अकबर द ग्रेट इसीलिए नहीं उसको कहते थे। यहाँ पर हम अपनी जजमेंट से भी यदि क्वेश्चन का आंसर लगाएं तो यहाँ पर अकबर होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर है। यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तब उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी ऑप्शन इब्राहिम, सी सिकंदर लोदी या फिर मलिक काला, डी ऑप्शन। तो ये काम कौन करता था भाई? ये करते थे ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। यहाँ पर सिकंदर लोदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि पहले तो सिकंदर लोदी का नाम था निजाम शाह। ठीक है, निजाम शाह। तो निजाम शाह के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी अच्छा इंसान था। तो वो अक्सर कहता था, उसकी एक स्टेटमेंट अक्सर हमने पढ़ी है, कहता है यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर उठा के ले जाएंगे। भाई यह थे लोदी वंश की सर्वश्रेष्ठ शक्ति साबित होती है यहाँ से। सिकंदर लोदी काफ़ी अच्छे शासक थे भाई, ऐसी स्टेटमेंट वही दे सकते हैं। तो वही कहा करते थे ऐसा। तो उन्हीं का उन्होंने एक उनके बारे में और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने आगरा जो शहर है उसकी भी स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, एक गज सिकंदरी नामक गज पैमाना जो था वो उसने शुरू करवाया था, जो 30 इंच का हुआ करता था। ठीक है, वह गरीब लड़कियों के, अनाथ लड़कियों के लिए भी अपने वस्त्रों को बेचने के बाद ना धन जो कहता था वो दहेज के रूप में उनको दे दिया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद, बी ऑप्शन है श्वेताश्वर उपनिषद, सी ऑप्शन है वैदरनायक उपनिषद या डी है ऐत्रेय उपनिषद। तो जो इतिहास पुराण है ना, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके अतिरिक्त जो पांचवा वेद छांदोग्य उपनिषद को ही माना जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तो देव की पुत्र जो कृष्ण जी थे ना, उनके बारे में भी इसी उपनिषद में ही वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद। 43वां क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के समय में एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है। निम्नलिखित में से इसका समक्ष वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 436, बी ऑप्शन 415 ईस्वी, सी ऑप्शन 550 ईस्वी या डी ऑप्शन है 571 ईस्वी। तो देखिए भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसका आंसर भी उसी प्रकार हम निकालेंगे। ठीक है, तो ध्रुव देवी नाम, जो ध्रुव देवी है ना, उनके बेटे का नाम था कुमारगुप्त। ठीक है, तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त जो है गुप्त शासक बना, काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है। तो कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो शिलालेख वगैरह है ना, अभिलेख, शिलालेख, वो इन्हीं के हैं, कुमारगुप्त के। गुप्त यदि क्वेश्चन भी आ जाए तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा शिलालेख या अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं? वो होते हैं कुमारगुप्त के। ठीक है, तो उसी में एक मालव संवत के वर्ष का 493 का उल्लेख है, जिसका समाक्षय वर्ष माना जाता है 436, क्योंकि इसमें से हम 57 ईयर्स यदि कम करेंगे, 493 से 57 कम करेंगे तो आएगा 436। आंसर इसका ए सही है, राइट आंसर है इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर फिर से नहीं के ऊपर ध्यान देना। ऑप्शन ए है मल्लिकार्जुन मंदिर, पद्दकल, त्रिलोक की महादेवी। तो ये जो मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण त्रिलोक की महादेवी ने करवाया था, ये बिल्कुल सही है। और वेंकटेश्वर पेरुमाल मंदिर कांचीपुरम का, ये नंदीवर्मन II ने ही करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन ने नहीं करवाया था, ये बिल्कुल गलत है। सोमवर्षी नारेशों ने करवाया था। ठीक है, ये याद रख लेना, सोमवर्षी नारेशों के द्वारा लक्ष्मण मंदिर और राम मंदिर की स्थापना की गई थी। और मेघोती मंदिर एहोल, ये रवि कीर्ति के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी जो सही सुमेलित नहीं है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? हमने सही देखना है, ध्यान रखना है, गलत कौन सा हो जाएगा तो वो देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे किंतु बनारस के में रहते थे, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है वल्लभाचार्य ने सबसे पहले दामोदर दास को ब्रह्म संबंध मंत्र द्वारा दीक्षा दी थी, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय में गुरु की गद्दी उनके वंशियों तक ही सीमित रही, उनके किसी भी शिष्य को दूसरों को दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो वल्लभ के अनुसार ब्रह्मा की प्रकृति को प्रस्तुत करने की दो अलग अलग रीतियाँ पूर्वी मीमांसा और उत्तर मीमांसा हैं और गीता एक सच्चा शास्त्र है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसकी चारों स्टेटमेंट सही हैं, ए ऑप्शन इसका सही है, 1, 2, 3 और 4।
46वां क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य और मैत्री का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? छांदोग्य, कौशितकी, श्वेताश्वर या वृहदनायक उपनिषद में? देखिए, मैंने पीछे भी क्वेश्चन में आपको बताया था कि यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण सबसे ज़्यादा यजुर्वेद में होता है, ठीक है, जो पुरोहित लोग ही करते हैं। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का समापन करने की विधि इसमें उल्लेख है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ ग्रंथ है, ठीक है, जो यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे वृहदनायक उपनिषद हैं, कठो उपनिषद हैं, ईशो उपनिषद हैं, श्वेताश्वर उपनिषद हैं, ये 4 उपनिषद हैं उनके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वृहदनायक उपनिषद में याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्री संवाद ये बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद को सामवेद का प्रमुख उपनिषद माना जाता है। ये छांदोग्य उपनिषद है ना, ये सामवेद, जो सामवेद है ना, उसका प्रमुख उपनिषद माना जाता है। ये आप याद जरूर रख लेना। और इसमें ही माना जाता है कि कृष्ण और देवकी पुत्र जो कृष्ण थे उनका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, वृहदनायक उपनिषद, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? ठीक है, ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन यदि मैं मानता हूं तो मुझे यही लगता है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कालीबंगा की जो खोज है 1951 ईस्वी में, 51 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अमलानंद घोष, ठीक है, इन्होंने की थी इसकी 1951 में, ठीक है। और यहाँ से प्रमुख जो चीज़ें मिली थी, एक तो मिले थे जूते हुए खेत, युगल शवाधान, ऊंट की अस्थियाँ, अग्निकुंड, अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियाँ, ठीक है। जैसे समाधिकरण होता है ना, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार जिसे कहते हैं, अलग अलग होती है ना, ये तीनों वहाँ पर मिली थी। तो कच्ची ईंटों के मकान भी वहाँ मिले, नगर टीले के अंक ईंटों का प्रयोग प्रमाण मिलते हैं, वहाँ पर भी ईंटों के साथ जो नगर को लोगों ने मकान बना रखे थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कालीबंगा में अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो भूकंप के जो रहते हैं ना, भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। यहाँ पर इसका ऑप्शन तो ऊंट की अस्थियाँ मिली, ये तो कालीबंगा से। इससे जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी वो भी आप नोट कर लेना। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? स्कंद स्वामी, माधव भट्ट, वेंकटव माधव या सायाण। जो ऋग्वेद के प्राचीनतम भाषाकार थे वो थे स्कंद स्वामी, ये तो आप पक्का दिमाग में फिट कर लो, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए स्कंद स्वामी। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया था को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक है बहादुर शाह 1, फरुखसियर, रफ़ीउद्दौलाजात और जहांगीर शाह। है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इनका जो कालक्रम है हमें याद नहीं रहता है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप रिपीटली बार बार रिवाइज़ कीजिए तभी आप याद कर पाएंगे, अन्यथा ये जो गलत हो ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड था ये था 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक लगभग ये था, ठीक है। तो कहा जाता है ये लगभग काफ़ी बुजुर्ग था बहादुर शाह, जो था 65 साल की उम्र लगभग हो चुकी थी इसकी। तो इसे कहा जाता है कि जो इसकी जो राज के काम थे ना उसमें इसका ध्यान नहीं था, तो शाह बेखबर नाम से भी इसको जाना जाता था। ये तो आपको बहादुर शाह 1 के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो जो दूसरे थे जहांगीर शाह, तो जहांगीर शाह के बारे में इसका काम टाइम पीरियड था 1712 ईस्वी से लेकर इसके बाद ये बना था 1713 ईस्वी तक, लगभग 1 साल रहा, 1713 ईस्वी तक लगभग 1 साल ये भी रहा, ठीक है। उसके बाद आता है फरुखसियर, तो फरुखसियर का टाइम पीरियड था 1713 के बाद लेकर के लगभग 1719 तक। जो सैयद बंधुए थे ना, 2 भाई थे सैयद भाई, जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, उनके सहयोग से ये बना था फरुखसियर, ठीक है। आपने यदि मुग़ल पीरियड की जो औरंगजेब के बाद की हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रफ़ीउद्दौलाजात जो थे इस 1719 इनके बाद 1719 में ये शासक बने, ठीक है। तो इनको भी सैयद बंधुओं ने ही बिठाया था गद्दी पे, ठीक है। तो इसका हम यदि कूट का मिलान करें तो यहाँ पर कूट का मिलान हो जाएगा ऑप्शन
सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह 1707 ईस्वी में, ऑप्शन ए। उसके बाद आते हैं 4, फिर आते हैं 2, फिर आता है 3। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए उनमें से कथन ए और कथन आर, इनको हमने देखना है। कथन ए कहता है कि दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी। लेखा पद्धति उल्लेख करती है कि दास सैन्य अभियानों में बंदीगण बनाए गए लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, ना ही स्वतंत्र व्यक्ति अभाव्यग्रस्तता के कारण स्वयं को दासता के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। हमने इनका सही ऑप्शन देखना है। तो दास प्रथा काफ़ी पुराने समय से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी व्यस्त रही है, ये प्राप्त मिल जाती है। मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा है उसमें सबसे ज़्यादा दासता प्रथा ही रही है। ठीक है, यदि 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में हम जब देखते हैं तो मैग्नेनीज ने उस समय लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में इस सब में पता चलता है कि दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो दास प्रथा एक संस्था थी, ये तो सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि आर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आर तो आपको पढ़ेंगे ध्यान से ही तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। ए सही है, आर गलत है, इस प्रकार इसका आंसर होना चाहिए ए। 51 क्वेश्चन है, एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियाँ रखी जाती थी कहाँ मिला है? ऑप्शन ए है अक्षेत्र में, बी है शहबाजगढ़ी, सी चंबा, या डी ऑप्शन है माट। तो उनके जो राजघराने के जो व्यक्ति थे ना, उनकी जो मूर्तियाँ थी वो एक जगह पर रखी जाती थी, वो क्षेत्र था माट। यह वाला ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। माट में सारी की सारी मूर्तियाँ रखी जाती थी, सारी देवी देवताओं की, यूनानी, रोमन, ईरानी, जितने भी समझे जा सकते सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पर रखी जाती। ये था ऑप्शन डी माट। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? हमने यहाँ पर नहीं के ऊपर ध्यान देना है। मालती माधव भारवी की रचना नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रत्नावली हर्ष की रचना है, तो प्रतिमान नाटक भास की रचना है। नरम माला ये शमेंद्र की रचना है, ये सही है। तो मालती माधव भारवी की ना होकर के ये किसकी रचना है भाई? मालती माधव, ये है भावभूति की। ठीक है, भावभूति की रचना है, ये याद कर लेना नाम, भावभूति की रचना है मालती माधव। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए जो सही सम्मिलित नहीं है। नीचे 2 वक्तव्य देंगे, कथन और कारण से क्वेश्चन फिर से आ गया है। 53वां क्वेश्चन है, और गिलोम एमंड एडम ने इस मान्यता के आधार पर कि मामुल्क मिस्र दोनों का समान शत्रु होगा, लैटिन ईसाइयों और इल्खानिद ईरान के बीच गठबंधन के पक्ष का समर्थन किया था। तो कारण कहता है कि मिस्र के साथ लाल सागर से होकर के भारतीय व्यापार की नाकाबंदी के लिए नौसैनिक अवरोध खड़ा करने की धारणा और योजना एक नया विचार था, किंतु इसे कभी भी व्यवहार में नहीं लाया जा सकता था। तथापि लगभग 2 सदियों बाद पुर्तगालियों ने इसे कार्यान्वित किया था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। 54वां क्वेश्चन है, महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? हमने सही वक्तव्य देखना है यहाँ पर। एक है अब्बुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है, ये तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अब्बुल फजल के बारे में हम पढ़ेंगे तो उन महिलाओं के बारे में तो उन्होंने अनुदानों के बारे में बात की है। और जहांगीर ने अपने पिता की धाई बहन को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभावी अधिकारी नियुक्त किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मजहर ए शहजानी में आइमा चकों भूमि की 2 श्रेणियाँ होती थी, चक ए मुसामित और दूसरी जो महिलाएं धारण करती थी भूमि, और मुजक्रात पुरुषों द्वारा धारित की गई भूमि का उल्लेख मिलता है। ये तो मजहर शाहजहानी में मिलता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मध्य मास के बारे में 1690 में फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हों तब भी उसे उसके हिस्से से वंचित किया जा सकता है, और यह निर्धारण किया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल औरंगजेब के बारे में जो है सही है। तो यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन ए, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में किसका देउल पंचरथ है? ठीक है, ऑप्शन एक है लिंगराज, मुक्तेश्वर, राजा रानी या परशुरामेश्वर। तो यहाँ पर उड़ीसा के जो मंदिर हैं उसका देवकुल पंचरथ हमने बताना है। 4 ऑप्शंस हैं,
तो सबसे पहले जो मंदिर स्थापत्य की नागर शैली है उत्तरी भारत में विकसित थी। ये तो उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर विंध्य तक फैली हुई थी, ठीक है। तो इनके जो शिखर होते थे मंदिरों की, उनकी जो चतुको मतलब वर्गाकार होते थे पहले। इन मंदिरों को शिखरों में खड़ी रेखा की प्रधानता रही है, इस कारण इनको रेखीय शिखर भी कहते हैं, ठीक है। इन मंदिरों को रेखीय शिखर भी कहते हैं। तो उड़ीसा के जो मंदिर है ना, शुद्ध नागर शैली का ही नमूना है ये 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। तो यहाँ पर ये जो लिंगराज, मुक्तेश्वर और राजरानी हैं तीनों, ये इसका देवकुल पंचरथ वहाँ पर मंदिरों में इसका मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही आंसर है इसका। 56 क्वेश्चन है, मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए वे हेरात चले गए। सुल्तान ने उन्हें वहाँ से बुलवाया और शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त कर दिया। कश्मीर के सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने अपने शिक्षक को सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए है सुल्तान अली शाह, बी सुल्तान जैनुल आबादीन, सी ऑप्शन सुल्तान सिकंदर या डी सुल्तान कुतुबउद्दीन। तो जो सबसे ज़्यादा उदारवादी जो शासक था इनका वो था सुल्तान जैनुल आबादीन। इन्होंने अपने काफ़ी अच्छा शासक था ये कश्मीर का शासक रहा है और इसने ही अपने सुल्तान को शेख उल इस्लाम की जो उपाधि है उसके ऊपर भी नियुक्त किया था, शिक्षक को वहाँ से बुला करके, और काफ़ी ज़्यादा सम्मानित भी इन्होंने किया था। ये थे सुल्तान जैनुल आबादीन। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 57वां क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था पूजार्थ वस्तुओं के वितरण से, वस्त्र वितरण से या भोजन वितरण से या दवा वितरण से। सबसे मतलब कठिन समारोह कौन सा हुआ करता था? ये था ऑप्शन बी वस्त्र वितरण से। महमूद खलजी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित किस शासक ने उसका पुनर्द्वार किया था, दोबारा से उसको फिर से बनवाया था? तो करण ने, जयसिंह ने, भोज ने या फिर कुमारपाल ने? क्योंकि जब महमूद खलजी ने उसको जो डिस्ट्रॉय कर दिया था उसके बाद सोमनाथ मंदिर को दोबारा से कुमारपाल ने बनवाया था। ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक हैं और आश्रयदाता राजा जो थे जिनके वो रहते थे दरबार में, कौन कौन से हमने उनको मिलाना है। तो हेमचंद्र इनमें से थे कुमारपाल के काम में, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 के साथ सम्मिलित। और जयदेव जो थे ये थे लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और जो क्षेमेंद्र थे ये अनंत के आश्रयदाता राजा थे इनके। और राजशेखर जो थे ये महेंद्रपाल के संरक्षण में रहे थे, ठीक है। इस प्रकार इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी 2, 3, 1 और 4। किसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक 2 नए पद जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव 1, बी ऑप्शन है छत्रपति राजा राम, सी ऑप्शन है पेशवा बालाजी राव विश्वनाथ, तो डी ऑप्शन है छत्रपति संभाजी। तो किसके काल में ये हुए थे अष्टप्रधान? तो सबसे ज़्यादा जो अष्टप्रधान 8 जो मंत्री होते हैं ना, अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था, उनमें कौन कौन से होते थे? एक तो होते थे पेशवा, तो दूसरे होते थे अमात्य, तीसरे होते थे वाक्यानवीस, चौथे होते थे शुरूनवीस और 5वें होते थे दबीर जिसे हम विदेश मंत्री आजकल कहते हैं ना, और छठे होते थे सरे नौबत, सेनापति होते थे ये सरे नौबत, और पंडित राव जो अनुदान के संबंधित होता था, और 8वां होता था इनका न्यायाधीश, राजा के बाद मुख्य अधिकारी वही माना जाता है, ठीक है, न्यायाधीश। तो शिवाजी के पुत्र राजा राम ने इस अष्टप्रधान मंडल को प्रतिनिधि और हुकूमत नामक 2 पद इसमें और जोड़े थे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी छत्रपति राजा राम। अलीवल खान निम्नलिखित में से भवनों में किसका वास्तुकार था? तो अलीवल खान जो उसने वास्तुकार था, बहुत अच्छा तगड़ा वास्तुकार था ये। हसन खान सूर का मकबरा ऑप्शन 2 है, शेर शाह का मकबरा सी ऑप्शन 3 है, आदम खान का मकबरा, और चौथा ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा। तो अलीवल खान ने इनमें से किसका निर्माण किया था? तो अलीवल खान ने निर्माण किया था हसन खान सूर के मकबरे का, एक तो ये हो गया, और दूसरा था शेर शाह का मकबरा। यहाँ पर दोनों सही हैं, इनका तो इन्होंने नहीं किया था। इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्राविड़ शैली का है? ऑप्शन ए है वाराणसी का कर्दमेश्वर मंदिर, बी है उड़ीसा का ब्रह्मेश्वर मंदिर, सी ऑप्शन है ग्वालियर का तेली का मंदिर, और डी ऑप्शन है खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर। देखिए भी ग्वालियर जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख स्थल है, और इसकी जो क्या है कि ये काफ़ी
सेंटर में पड़ता है, शहरों का, काफ़ी सारे शहरों का, उत्तर भारत के जितने भी शहर हैं उनका ये केंद्र माना जाता है। तो 8वीं शताब्दी में एक गुर्जर राजा था, उसका एक सेनापति था तैलप। आप याद कर लेना, ये तो ज़रूरी है। गुर्जर राजा था, उसका एक सेनापति था तैलप। उसने दुर्ग पर दक्षिण और उत्तर भारतीय शैली के मंदिर बनवाया, जिसे तैलप का मंदिर भी माना जाता है। उसी के नाम पर ही ग्वालियर का तैली मंदिर रखा गया था। तो यही है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ग्वालियर का तैली मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे पैराग्राफ है, इसको हमने ध्यान से पढ़ना है। इनमें से क्वेश्चन हमने निकालने हैं। ये जहाज़ अरब सागर में चलने वाले निम्न तकनीकी स्तर के थे और इनमें से अनेक लापता हो जाते थे क्योंकि उन्हें बांधने के लिए उनके पास लोहे की कड़ी नहीं थी और वे केवल भारतीय नारियल से तुष्ट बनी हुई रस्सी के साथ सिले होते थे और वे इस तुष्ट सी तब तक कूटते थे जब तक यह घोड़े की भाल की भांति नहीं हो जाता था और उससे वे रस्सी बुनते थे जिससे जहाज़ों के तख्तों को सिलते थे। यह मजबूत रहता था और समुद्र के पानी में से जंग नहीं लगती थी, किंतु यह तूफान के थपेड़ों को भली भांति नहीं सह सकेगा। जहाज़ों पर डामर नहीं लगे थे, अपितु इन पर मछली का तेल लगाया गया था। उनमें मस्तूल, पतवार और पाल हैं और इनमें से नौतल नहीं है, किंतु अब माल लादे जाते हैं तो इन्हें ढकने के लिए केवल एक आवरण है। यह आवरण चमड़े का होता है और इन चमड़ों के ऊपर वे घोड़े रखते हैं जिन्हें वे हेमुज भारत बिक्री के लिए लेकर आते हैं। कील बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं है और यही कारण है कि वे अपने जहाज निर्माण में केवल लकड़ी की कील का प्रयोग करते हैं तथा उसके बाद तख्तियों को रस्सी से सील देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसलिए इन जहाज़ों पर समुद्र यात्रा पर जाना जोखिम भरा कार्य है और उनमें से अनेक लापता हो जाते हैं क्योंकि भारत के समुद्र में तूफान बदुआ भयानक होते हैं। तो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हमने पढ़ के इनमें से क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन है, मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाज़ों में सामान्यतः कितने मस्तूल होते थे। हमने पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा है। तो कितने मस्तूल होते थे, ये है एक मस्तूल। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है, मार्को पोलो की कील नहीं होने की शिकायत करता है। निम्नलिखित 17वीं सदी के किस यात्री ने भी स्क्रू के ग्रुओं को काटने के खाराद के प्रयोग की अनुपस्थिति की शिकायत की है। टैवर्नियर, मानुकी, बर्नियर या थिवानो। तो पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ये थिवानो ने ये वाली पूरी स्टेटमेंट दी है कि ये स्टेटमेंट है थिवानो की। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। तो 65वां क्वेश्चन है, मार्को पोलो जब यह शिकायत करता है कि भारतीय जहाज़ों में जब माल लादे जाते हैं तो उन्हें ढांकने के लिए केवल एक आवरण था, तो वह निम्नलिखित में से किसके नहीं होने की शिकायत करता है। तो इसमें से जो नहीं होने की जो शिकायत करता है वो करता है नौताल की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय जहाज़ों में तख्तों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ध्रुव तकनीक, कावल, धातु तलछट या फिर गहनी तकनीक। तो क्वेश्चन पैराग्राफ के शुरू में ध्रुव तकनीक के बारे में बताया गया। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव तकनीक। 67 क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य देंगे, इनमें से एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दे कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर हमने चुनना है। अभी कथन कहता है 1892 तक साम्राज्यिक और प्रांतीय विद्वान परिषदों के पूर्ण रूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद उनके पास बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने के संवैधानिक अधिकार थे। तो यहाँ पर संवैधानिक अधिकार थे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और कारण कहता है, एल्बर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था लेकिन किसी भी तरह से गौरों की नक्सलवाद की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था। ये तो कारण बिल्कुल सही है, लेकिन ये थे नहीं थे, ये तो उनको संविधान अधिकार कहाँ थे, अधिकार ही नहीं था पूछने का प्रश्न। तो यहाँ पर कथन जो है गलत हो जाएगा, कारण इसका बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ए गलत है परंतु आर सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की थी। ऑप्शन ए है 1944 में, बी है 1939 में, सी 1938 में या फिर डी ऑप्शन है 1934 में। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना थी वो हुई थी 1938 में। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सिंपल सा आंसर है। गांधी के कार्य प्रारंभिक वर्षों के दौरान
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया जो बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखना है। डेविड थोरू ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है चार्ल्स ब्रैडला, सी ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, या डी ऑप्शन है जॉन रस्किन। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, चार्ल्स ब्रैडला। तो गांधी जी 1893 ईस्वी में गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, ये तो आपको पता होगा। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था, लगातार उनका प्रताड़ित किए जा रहे थे। तो सन 1894 में नाट्याल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वहाँ पर की, ठीक है, 1894 ईस्वी में। तो दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय के दौरान वो काफ़ी बार जेलों में भी गए और उन्होंने जेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर भी पढ़ा। तो कहते हैं ना कि जब लिटरेचर बंदा पढ़ता है तो उसका राइटर के साथ तो हो ही जाता है उसका लेना देना। तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, रस्किन, डेविड थोरू और लियो टॉल्स्टॉय, ये डेविड तीनों के बारे में काफ़ी ज़रा ध्यान किया। जो उनको प्रभावित नहीं कर पाए थे वो थे चार्ल्स बैडला। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बैडला इसका राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्थान और वर्ष को दिखाता है? ऑप्शन ए कलकत्ता 1883, बॉम्बे 1883, कलकत्ता 1885, या फिर बॉम्बे 1885। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 बॉम्बे में हुआ था। यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये है ऑप्शन डी का आंसर इसका सही। प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए है यहाँ पर सही नहीं है वक्तव्य, वो हमने देखना है। तो ए ऑप्शन है सामाजिक प्रगति के आधार के रूप में मध्ययुगीन संतों की कृति को अंगीकार करने में विश्वास करते थे। तो ये प्रार्थना समाज का ये तो बिल्कुल सिद्धांत सही है, बिल्कुल सही है। और मनुष्य को जातियों के उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास था, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। हिंद समाज में एक विभिन्न संप्रदाय बनाने में विश्वास था, यही ऑप्शन गलत है। यह आस्था कि ईश्वर एक है और उनका कोई रूप नहीं होता, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी गलत। आदिवासी विद्रोहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर फिर से नहीं हमने देखना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन की नक्सल भेदभाव की नीतियों के कारण वासुदेव बलवंत फाड़के का शस्त्र विद्रोह 1876-77 तेजी से भड़का था। तो यही कारण जो है ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन बी है ओखा मंडल के बागेराओं ने 1818-1819 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार की सहायता से बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों ने बलपूर्वक वसूली की। ऑप्शन सही है। असम के अहोम अभिजात वर्ग ने 1828 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सत्ता में बर्मा युद्ध के बाद हटने के वायदे वो पूरे नहीं किए थे, ये भी सही है। राजमहल की पहाड़ियों के संस्थालों ने 1855 में विद्रोह किया क्योंकि वे राजस्व अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस, जमींदारों, साहूकारों और के अत्याचार से तंग आए हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन की नक्सल भेदभाव की नीतियों के कारण जो वासुदेव बलवंत फाड़के थे, देखिए वे मशहूर बलवंत फाड़के जो थे, क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फाड़के किसानों की दाहिनी दिशा के कारण काफ़ी ज़्यादा विचलित रहते थे, ठीक है। स्वराज ही इसका एकमात्र उनका लगता था कि स्वराज के कारण ही हम इससे हम निजात पा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सारी जातियों को एकत्रित करके ना एक रामेशी नाम क्रांतिकारी संगठन बनाया था। रामेशी नाम का एक क्रांतिकारी संगठन भी उन्होंने बना दिया था। तो भूमि आंदोलन के द्वारा इस विरोध को रोका गया, ठीक है। तो रोकना तो था ही अंग्रेज़ों ने उसको। तो उसके बाद क्या हुआ था कि फड़के ब्रिटिश अत्याचार के शिकार हो गए और उसके बाद ये माना जाता है कि उसमें लॉर्ड लिटन की कोई नस्ल भेदभाव नीतियों का तो उसमें हाथ नहीं था। तो इस प्रकार ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कथन का लेखकीय श्रेय गलत तरीके से दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है मध्यरात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा, ये जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ऑप्शन दो है अंतिम युद्ध शीघ्र प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा, हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमने यह करने पर गर्व है, भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु की, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके, आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके, ये सुभाष चंद्र बोस की स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही है। 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मेरे मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह चले या फिर अनेकों महीने या अनेकों वर्षों में समाप्त हो। यही स्टेटमेंट चित्तरंजन दास की नहीं है, ये गलत हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका जो श्रेय है वो गलत है, ये सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका
यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किसने निम्नलिखित शब्द कहे हैं? विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहगुणता, विवेक, बुद्धि, विचारों के साहस और सत्य की खोज का प्रतीक है। यह सदैव उच्चतम लक्ष्यों की दिशा में मानव जाति के अग्रवर्ती मार्च का प्रतीक है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य प्राप्त ढंग से निभाते हैं तो यह राष्ट्र और जनता के लिए शुभ होगा। ये स्टेटमेंट किसकी है? ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये स्टेटमेंट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। यहाँ पर है ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दे कूट का सही उत्तर का चयन करिए। नारीवादी और उनकी जो कृतियाँ हैं तो हमने उनको मिलाना है। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, ये जो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट हैं ये थे विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेंस। यहाँ पर ऑप्शन 2 के साथ इसका मिलान हो जाएगा। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना उन्होंने की थी, ठीक है। तो पंडित रामाबाई जो थी, इनको द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स इनकी जो कृति है, इनकी जो रचना है। और मिलीसेंट गैरेंट फॉरेस्ट, तो ये वीमेंस सफरेज मूवमेंट की जो इनकी जो है रचना, तो इनकी कृति ये वाली है। तो यहाँ पर हम इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी 2, 1, 4 और 3 सही आंसर इसका डी। भारत में किसान आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ फिर से हमें नहीं के ऊपर बहुत फोकस करना है। ऑप्शन ए है कांग्रेस सोशलिस्ट द्वारा 1938 में उत्कल किसान संघ की स्थापना की गई थी। तो उत्कल किसान संघ की स्थापना, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट द्वारा 1965 में उत्कल किसान संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, बिल्कुल सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता NG रंगा ने 1933-34 में आंध्र में अनेक किसान मार्च आयोजन किए और जमींदारी के उन्मूलन की मांग की थी, ये भी सही है। 1935 में NG रंगा और EMS नंबूदरीपाद ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किसान आंदोलन के प्रसार का प्रसार किया था और साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड एग्रीकल्चर लेबर का गठन किया था, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो गलत है यहाँ पर, कांग्रेस सोशलिस्ट द्वारा 1965 में उत्कल किसान संघ की स्थापना की गई थी, ना कि 1938 में। यहाँ पर है ऑप्शन ए सही इसका आंसर। 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील संधि के अंतर्गत सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। और सी ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रकृति संसाधनों को साझा ना करना। डी ऑप्शन है एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना, ठीक है। तो जो पंचशील संधि थी, सबसे पहले तो इसके बारे में बताता हूँ कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन जो हुआ था ना, वो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 1954 को 29 अप्रैल, ठीक है। तो क्या हुआ था कि तिब्बत के संदर्भ में हुआ था, भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था। तो 28 जून 1954 को 1954 को भारत के प्रधानमंत्री और चीन की उस समय की जो प्रधानमंत्री, उसका नाम था चाउ एन लाई, ठीक है। ये उनकी प्रधानमंत्री थी चाइना की। इनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। इनका जो काम ही था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हमने हस्तक्षेप नहीं करना है, ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही है। शांतिपूर्ण अपना अस्तित्व बनाए रखना है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों को साझा ना करना, ये गलत है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये तो कॉमन सेंस की बात है। यदि कोई चाइना से एक नेचुरल कोई नदी निकल के आ रही है, हमारे भारत से होकर जा रही है, तो क्या चाइना उसको बंद कर देगा? वो नेचुरल है। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो हमें करना ही होगा, ये हमारे उसमें पंचशील सिद्धांतों में था। और डी ऑप्शन एक दूसरे के अखंडता और प्रभुसत्ता हमने बनाए रखनी है, तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 78वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमने जो कथन सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है साम्राज्यवादी लेखकों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में है। ऑप्शन बी है इसके रूढ़िगत संस्करण को अधिक स्पष्ट और अधिक आकर्षक 1968 के बाद जॉन गिलघर और अनिल सील द्वारा बनाया गया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सी ऑप्शन है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का सर्वप्रथम अभिभार वायसराय की आधिकारिक घोषणाओं में हुआ था और वी चिरोल और रॉलेट समिति और वर्नी रॉलेट द्वारा विशेष
सत्योपादक ढंग से प्रस्तुत किया गया था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सर्वप्रथम सिद्धांतीकरण 1940 में ब्रूस टी मैकुली द्वारा किया गया था और इसके उदार संस्करण को रेजिनॉल्ड क्रुपलैंड और पर्सिवल स्पियर के अंगीकार किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। साम्राज्यवादी जो लेखकों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में है और यही स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हो गए? ऑप्शन ए है नुकुला रामचंद्र रेड्डी, बी है कोंडा वेंकटराम रेड्डी, सी ऑप्शन है पिंगली वेंकटराम रेड्डी, या डी है वेदिरे रामचंद्र रेड्डी। सो राइट आंसर इसका वेदिरे रामचंद्र रेड्डी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह के संबंधित सदस्य नहीं था? लुई बल्ला, और बी ऑप्शन है डेनिस दिद्रो, सी है रॉबर्ट ओवेन, या डी है चार्ल्स फुरिये। तो ये जो फ्रांस के मशहूर दार्शनिक थे डेनिस दिद्रो, ये वाले, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 18वीं सदी के काफ़ी कला विशेषज्ञ लेखक माने जाते हैं। तो 1746 ईस्वी में इसने अपना प्रथम लेख 1746 में एक प्रथम लेख फिलोसफिकल थॉट्स नाम की इसने एक बुक निकाली थी, ठीक है। तो ये एक मार्क्सवादी पूर्व साम्राज्य समूह के संबंधित सदस्य नहीं है, ठीक है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जेम्स मिल और उनके उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं हमने बताना, यहाँ पर नहीं पे फिर से फोकस करना होगा। तो ऑप्शन ए है मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कानूनी समाधानों का प्रयास किया था। ये जेम्स मिल ने बिल्कुल किया था, बिल्कुल सही है। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखकर भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक आधार पर वर्गीकरण किया था, ये बिल्कुल सही है। बुक भी याद रखना ना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी जेम्स मिल ने, तो ये भी स्टेटमेंट इनकी बिल्कुल सही है। उपयोगितावादी होने के नाते जेम्स मिल संस्कृत और फारसी विद्या के दृढ़ समर्थक थे, यही स्टेटमेंट गलत है इसकी। जेम्स मिल का मत था कि प्रयोदिता प्राच्य आदिनक्तावाद के साक्ष्य के उन्मूलन में सहायता करने की बजाय इसके रखने के दोषी थे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इसकी सही है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रबोधकालीन दार्शनिकों में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है डेविड ह्यूम, ऑप्शन बी है डेनिस दिद्रो, ऑप्शन सी है एडमंड बर्क, या डी है एडवर्ड गिब्बन। तो निम्नलिखित प्रबोधकालीन दार्शनिकों में से जो समूह में संबंधित नहीं है वो थे ऑप्शन सी एडमंड बर्क, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एडमंड बर्क। निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के आधार पर कालक्रम में अव्यवस्थित कीजिए और नीचे दे कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन एक है मद्रास महाजन सभा, जो मद्रास महाजन सभा इसकी स्थापना हुई थी 1884 में, और पूना सार्वजनिक सभा थी इसकी हुई थी 1867 में, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 1876 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसकी हुई थी 1885 में। इस प्रकार हम इसका जब मिलान करेंगे तो बनेगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किसने कहा है कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? ये स्टेटमेंट किसकी है हमने ये देखना है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, या डी है EV स्वामी नायर। तो ये वाली स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद की, जहाँ पर है ऑप्शन ए में, ए इसका सही आंसर है। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्होंने आजीवन कारावास की सज़ा भी उनको दे दी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रानी गैदिन लियू, बी है रानी मैतेई जगोई, सी है रानी रोंगमे, और डी ऑप्शन है रानी अंबिका। तो जो रानी गैदिन लियू जी थी ये काफ़ी ज़्यादा भारतीय स्वतंत्रता में इसने बहुत सारा क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। तो ये नागालैंड की, इसे लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भारत की नागा लोगों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रानी रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए रानी गैदिन लियू। किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है 1919 का रॉयल्ट अधिनियम, बी ऑप्शन है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, सी ऑप्शन है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर डी है मॉर्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 का। तो जो ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी, ये की गई थी 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत। ये है ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर है।
कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सुमित सरकार, बी है परसिवल स्पीयर, या फिर सी है पी.आई. रॉबर्ट्स, या डी ऑप्शन है पी.सी. जोशी। ये स्टेटमेंट जो हैं जो पी.सी. जोशी की हैं। तो पी.सी. जोशी ये मानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था ये राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी इसका आंसर। 88वां क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उनमें से बताना कि हमने इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है श्रीपाद अमृत डांगे, बी है अच्युत पटवर्धन, सी ऑप्शन नरेंद्र देव, या डी है जयप्रकाश नारायण। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की निम्नलिखित में से कौन जो सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए श्रीपाद अमृत डांगे। ठीक है, तो ये जो अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी इनकी सोशलिस्ट पार्टी के तीनों सदस्य थे और ये वाले इनके सदस्य नहीं थे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर सही। 89वां क्वेश्चन है, वल्लभाचारी के अनुयायियों ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस था हिस्ट्री में। तो ये वल्लभाचारी के जो अनुयायी थे उन्होंने दायर किया था धीरज राम दलपत राम के विरुद्ध, या फिर डॉक्टर भाऊ दाजी, या सी ऑप्शन है करसन दास मूल जी, या फिर नरम दयाशंकर लाल शंकर जो ऑप्शन डी में। तो इन्होंने जो इनके जो अनुयायियों ने 1862 और 63 में एक द महाराज लाइबल केस दायर किया था करसन दास मूल जी के अगेंस्ट। ये है ऑप्शन सी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, अफशकुल्ला खान, और सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, या डी ऑप्शन है शौकत उस्मानी। तो काकोरी कांड जो हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ क्या था, उन्होंने एक रेल को रोका था, उसमें से क्रांतिकारियों ने काफ़ी सारा धनराशि लूट ली थी। तो ये इतिहास में काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है ये वाली घटना। तो इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो ये तीनों शामिल थे। जो शौकत उस्मानी थे ये उसमें शामिल नहीं थे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 91वां क्वेश्चन है, कथन और कारण के बारे में है। इतिहासकारों को वर्तमान और अतीत में प्रचलित नैतिक विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अभी इतिहासकारों को वर्तमान और अतीत के बारे में तो होना ही चाहिए, ये तो स्टेटमेंट कथन जो बिल्कुल सही है। इतिहास लेखन के विरूपीकरण में जानबूझकर या बौद्धिक अपेक्षा का एक तत्व होता है जिसमें निष्कपट गलत व्याख्या या मिथ्या बोध को दूर रखा जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यही एक क्वेश्चन है जो ये रिसर्च से आया है। जो रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है ना हमारा पेपर 1, उससे ये मिलता जुलता क्वेश्चन बिल्कुल है जिसमें रिसर्च के बारे में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। सूची 1 में लिखते हैं उनकी द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। अगले क्वेश्चन में हमने इनको मिलाना है। जो जूडिथ एम ब्राउन, इन्होंने जो बुक लिखी थी तो इन्होंने गांधी के बारे में लिखा था काफ़ी कुछ। जो ब्राउन जी थे तो इन्होंने लिखा था प्रिजनर ऑफ होप, ये 3 के साथ मिल जाएगी। और मुशीरुल हसन, इन्होंने लिखी थी इंडियन पार्टीशंस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन के साथ मिल जाएगी। डेविड ए लो, इनकी जो रचना है ये ब्रिटेन एंड इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी। और डी रोदरमंड ने लिखी थी द फेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बन जाना चाहिए ऑप्शन ए 3, 4, 2 और 1। निम्नलिखित पत्रिकाओं समाचार पत्रों में से कौन सा पत्रिका समाचार पत्र डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? जहाँ पर फिर से हमने नहीं देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं के ऊपर आए हैं अभी इस क्वेश्चन पेपर में, बहुत टिपिकल क्वेश्चन पेपर था। तो बहिष्कृत भारत जनता जागृति मूक नायक, ये देखिए बहिष्कृत भारत ये B.R. अम्बेडकर जी की रचना है और जनता भी डॉक्टर B.R. साहब अम्बेडकर की ये रचना है। तो डॉक्टर B.R. साहब अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हम नमन करते हैं इनको। और इनकी एक रचना मूक नायक भी थी। तो ये जो जागृति है ये इनकी रचना नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं कथन है हमने वो बताना है। तो नहीं के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय आंदोलन के ध्यान का संबंध है, आर पाम दत्त और AR देसाई ने इस विचारधारा की आधारशिला रखी थी, लेकिन अनेक अन्याय के बाद
के वर्षों में इसको विकसित किया गया। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जो सही स्टेटमेंट कथन सही ने हमने वो बताना है। उनका मानना था कि वित्तीय संसाधनों तक पहुंच राष्ट्रीय राजनीति के पथ और दिशा को प्रभावित करने की समक्षता को निर्धारित नहीं करती। ये नहीं करती जब यहाँ आ गया ना तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि निर्धारित करती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वे राष्ट्रीय आंदोलन के वर्गीय प्रवृत्ति की व्यवस्था, उसके संघर्ष के रूपों, उसके राजनीतिक रूप से पीछे हटने और समझौतों के अर्थों में करते थे। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वे राष्ट्रीय आंदोलन को एक संरचना बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने को प्रवृत्त होते थे। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 95वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दे कूट में से सही का चयन करना है। लेखक दिए हैं और उनकी जो पुस्तक हैं वो दे रखी हैं। ये पुस्तक किस किस की द्वारा लिखी गई हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन एंड कॉलोनियल इंडिया, डेविड आर्नोल्ड के द्वारा ये लिखी गई बुक थी। ठीक है, तो दूसरी है स्टैनली वॉलपर्ट के द्वारा लिखी गई बुक है, वो है गांधीज पैशंस। ठीक है, यहाँ पर 3 के साथ इसको मिल जाएगा। तो डेविड कॉफ के द्वारा लिखी गई जो बुक थी वो थी द ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड द बंगाल रेनेसेंस। ठीक है, और 3 का सी का 4 के साथ मिलान हो जाएगा। और दीपेश चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई बुक है तो प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ यूरोप, ये वाली ऑप्शन 1 के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में है सभी 3, 2, 3, 4 और 1, यहाँ पर है ए इसका राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चन, एक पैराग्राफ फिर से आ गया है, 2 पैराग्राफ आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। भाई काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, पैराग्राफ में से क्वेश्चन बहुत मुश्किल पूछे जाते हैं क्योंकि सारे के सारे पैराग्राफ बाहर से ही क्वेश्चन जो होते हैं वो बाहर से होते हैं। पैराग्राफ तो एक लिंक दिया होता है एग्ज़ाम में, तो आप इनको थोड़ा सा हिंट के तौर पर लें तभी आप आगे वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए उत्साही था, इसलिए राष्ट्रवादियों ने प्रेस, बोलने की और सभा करने की स्वतंत्रता तथा अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं पर औपनिवेशिक शासन के प्रहार के विरुद्ध संघर्ष किया। जवाहरलाल नेहरू संभवतः नागरिक स्वतंत्रताओं के सर्वाधिक दृढ़ पैरोकार थे। उन्होंने इन स्वतंत्रताओं को उतना ही अधिक महत्व दिया जितना कि आर्थिक समानता और समाजवाद को दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने 1931 में कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों के बारे में पारित प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया और इस प्रस्ताव में भाषण और प्रेस के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। धर्मनिरपेक्षता के आरंभ से ही राष्ट्रवादी विचारधारा का एक मूल घटक बनाया गया और हिंदू मुस्लिम एकता पर भारी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट रूप समझा गया कि क्षेत्रीय, धार्मिक, जातिगत, नित जातीय और भाषाई भिन्नताओं को अंगीकार करते हुए एक राष्ट्र के रूप में भारत जनता को एकता के सूत्र में बांधने का उद्देश्य प्राप्त होगा। 1921 में भाषाई आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रांतीय और क्षेत्रीय समितियों को गठित कर भिन्न भिन्न भाषाई समूहों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को अंगीकार किया गया, ना कि ब्रिटेन में निर्मित बहुभाषाई प्रांतों के आधार पर। ठीक है, अपने प्रारंभिक चरण से भारतीय राष्ट्रवादियों ने लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि देश के पूरे आर्थिक रूपांतरण का लक्ष्य आधुनिक औद्योगिक और कृषि संबंधी विकास, जिससे विदेशी पूंजी से मुक्त होने के आधार पर भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वदेशी पूंजीगत सामानों का निर्माण हो और स्वतंत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की आधारशिला रखी जाए। यहाँ से हम आगे क्वेश्चन इनको देखते हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रताएं क्यों नहीं दी? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। क्योंकि भारतीय इसके योग्य नहीं थे। पहली बात, पहला ही ऑप्शन दे दिया, भारतीय इसके योग्य ही नहीं थे। भाई क्यों नहीं थे योग्य? भाई यही ऑप्शन गलत है। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें तो यही गलत है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता जताने के लिए ये सही है क्योंकि भारतीय शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे, ये भी सही है। भारत के आर्थिक शोषण के लिए, ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पैरोकारी नहीं की गई थी? पैराग्राफ को ध्यान से हम पढ़ेंगे तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्धि, भारत का औद्योगिकरण, बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण। यहाँ पर ऑप्शन में यदि देखें आमंत्रण वहाँ पर कहीं भी नहीं है। हम तो जो कह रहे हैं कि उसमें से तो जो करना है हमने अपने भारत में ही बनाना है भी सब कुछ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर उनको हम कैसे बुला सकते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पर
गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 98th क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से किसमें जवाहरलाल नेहरू का विश्वास नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वास किसमें नहीं रखते थे? तो आर्थिक असमानता, इसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता, प्रेस की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, ये तो वो कह ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थिक समानता, ये बहुत आसान था, इजी क्वेश्चन थे लास्ट वाले, ये वाले। तो 99th क्वेश्चन है, एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने किसको एक अनिवार्य आवश्यकता माना? तो आर्थिक शोषण की समाप्ति, तो ये तो जो माना ही नहीं था, आर्थिक शोषण की समाप्ति थोड़ी ना माना था। इसकी बहुसांस्कृतिक विविधता के संरक्षण ये जरूरी था। पैराग्राफ में नागरिक स्वतंत्रता को स्वीकृति और एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करना। तो देखिए, एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने किसको अनिवार्य आवश्यकता माना था? ठीक है, तो अनिवार्य आवश्यकता उन्होंने सबसे ज़्यादा माना था बहुसांस्कृतिक विविधता के संरक्षण को। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। तो ये इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, 100th क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया? तो खादी ग्रामोद्योग की पैरोकारी करना, ये तो बिल्कुल सही था उनका। और सही मायने में पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो संगठन ने भारतीयों के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहा। तो पैराग्राफ का मेन मकसद ये था। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगठन में भारतीय के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन। ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।